अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में धुंधार को काई कबीले में तमाम रस्म व रवायात के साथ कबीले का नया सरदार मुकर्रर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अरतुल शदीद जख्मी हालत में एक कार में पड़ा है और एक अजनबी शख्स उसे जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा होता है। दूसरी तरफ धुंधार कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता है, अगर मैं अपने दीन, अपने रवायात और अपने भाई का रास्ता छोड़ूं तो मैं अपने ही तलवार से हलाक हो जाऊं। उसके बाद हाइमा खातून उठती है, आगे बढ़ती है और आकर धुंधार का हाथ चूमती है। उसके बाद सारे लोग बारी बारी यही चीज़ कर रहे होते हैं। तुर्गत और हलीमा सुल्तान गमज़दा होकर ये सब देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ कोपैक भी एक खेमे में मौजूद होता है और अपने खास आदमी से कह रहा होता है कि अरतुल ने हमेशा रियासत और इस अमीर की नाफरमानी की है। आज देखो उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं इस सरजमीन पर नया निज़ाम लाऊंगा और अरतुल के कबीले को उसी जगह पर भेज दूंगा जहां से वो लोग आए थे। उसके बाद सिपाही कहता है कि आज मरकजी खेमे में जिरगा जारी है, आज धुंधार नया सरदार मुकर्रर हो जाएगा। उसके बाद कोपैक कहता है कि तुम देखते जाओ मैं धुंधार को कैसे पट्टा डालता हूँ। जो कुछ अरतुल ने मुझसे छीना मैं धुंधार के जरिए वो सब कुछ वापस कर लूंगा। कोपैक कहता है कि इस वक्त मसला अरतुल नहीं, इस वक्त मसला तुर्गत है। अरतुल को तो कब्र नसीब हुई है, लेकिन तुर्गत को मैं एक ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ उसे कब्र तक नसीब नहीं होगी। इस वक्त तुम जाओ और उसको मेरे पास भेजो। और दूसरी तरफ अरतुल को बचाने वाला आदमी ताजिर सिमको के पास आता है। वो दरअसल उसी का आदमी है। ताजिर सिमको ने वहाँ पे बहुत से मर्द और औरतों को गुलाम बनाकर वहाँ पे कैद करके रखा हुआ होता है और उस आदमी से पूछता है, बताओ क्या अरतुल बच जाएगा? वो आदमी कहता है कि हाँ बच जाएगा, उसका गुस्सा उसे जिंदा रखेगा। उसके बाद सिमको कहता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, मुझे सब बताओ। वो आदमी कहता है कि वहाँ पर आरिस और उसके लोगों ने अरतुल के लिए जाल बिछाया था। आरिस जख्मी हो गया था और उसका चेहरा मैंने देख लिया था। वो आदमी कहता है कि उसके बाद आरिस के सिपाही आरिस को वहाँ से लेकर गए थे और सिमको कहता है कि मतलब के आरिस अमन कायम करने से पहले अरतुल को मारना चाहता था। उसके बाद सिमको कहता है कि तुमने अरतुल को कैसे बचा लिया था? वो आदमी कहता है कि अरतुल जख्मी हो गया था, उसके 2 सिपाही उसे लेकर जा रहे थे और उन पर आरिस के 2 सिपाहियों ने हमला कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया। उसके बाद वो लोग अरतुल को मारने लगे थे तो मैंने उसे वहां से बचा लिया। उसके बाद सिमको पूछता है कि फिर वो जली हुई लाश किसकी थी? वो बंदा कहता है कि मैंने अरतुल की अंगूठी उतारी और आरिस के सिपाही को पहना दी और उसकी लाश जला दी। उसके बाद सिमको खुश हो जाता है और कहता है अब हमारे पास वो ताकत आ गई जिसे हम 2 ताकतों को आपस में लड़वा सकते हैं। अब हमें बहुत सा मुनाफा कमाने के लिए अरतुल को जिंदा रखना होगा। आरिस को मुर्दा अरतुल से कोई खौफ नहीं, लेकिन जिंदा अरतुल उसे जरूर खौफजदा करेगा। सिमको की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि अब हमें आरिस से मुंह मांगी रकम मिल सकती है, हम जितना चाहे सोना ले सकते हैं उससे। सिमको कहता है तुम बहुत जल्द उसे राब्ता करोगे, किले में मारे हमारे जासूस के तौर पे काम करेगी, चलो चल के अरतुल को देखते हैं। और उसके बाद वो गार में जाता है अरतुल को देखने। सिमको झुककर अरतुल से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें जिंदा रखेगा और तुम्हारी वजह से हम अमीर बन जाएंगे। उनके जाने के बाद अरतुल होश में आ जाता है और कहता है, या अल्लाह जैसे तूने यूसुफ की मदद की कुएं में, वैसे इस गरीब गुलाम की भी मदद कर। उसके बाद तुर्गत कोपैक के खेमे में आ जाता है और कोपैक उससे पूछता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी तुर्गत? तुर्गत कहता है, उन्होंने कहा था कि पता लगाओ कि क्या हुआ और अरतुल साहब को तलाश करो। सादतीन कहता है तो अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुई है। तुर्गत कहता है अरतुल साहब तो मिल गए हैं, लेकिन वो जिन्होंने ये किया है। सादतीन उसकी बात को काट देता है और कहता है सुबह सिपाहियों को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। सादतीन कहता है कि मैं रियासत का अमीर हूँ, तुम सुबह सिपाहियों को लो और यहाँ से चले जाओ, जाकर हमारी फौज में शामिल हो जाओ, इस वक्त हम जंग की हालत में हैं और हमारी वहाँ पे ज़रूरत है। तुर्गत को ये सब सुनकर गुस्सा आता है, मगर वो वहाँ से कुछ कहे बगैर चला जाता है। और दूसरी तरफ गार में वो आदमी अरतुल की जख्मों के लिए मरहम बना रहा होता है। वो मरहम तैयार करके उसकी जख्मों पर लगाने लगता है। और दूसरी तरफ तुर्गत असलहान से कहता है कि मैं सुबह जंग के लिए रवाना हो रहा हूँ। असलहान उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम एक सिपाही हो, तुम्हें जंग में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। असलहान कहती है मगर ये मत भूलना कि पीछे कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। और दूसरी तरफ गार में अरतुल को तेज बुखार हो जाता है और वो कांपने लगता है। हलीमा रोकर कहती है कि साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस मट्टी के नीचे चले गए हैं। अब ये काली मट्टी मेरी दुश्मन है, मैं इससे कैसे लड़ूंगी?
इतने में गुंडूस भी वहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है कि वालदा मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रही हैं। गुंडूस हलीमा से कहता है वालदा अगर हम बाबा की कब्र पे पानी नहीं डालेंगे तो इस कब्र पे फूल कैसे उगेंगे। हलीमा गमज़दा होकर उसे देख रही होती है। उसके बाद गुंडूस कब्र पे पानी डालने लगता है। गुंडूस कहता है वालदा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हलीमा कहती है क्या। गुंडूस कब्र की तरफ देखता है और कहता है बाबा आपने मुझे लोहे की तलवार उठाने नहीं दी, आज मैंने वो तलवार उठा ली है। आप यहाँ पे नहीं हैं, वक्त आ गया है कि मैं लोहे की तलवार उठाऊं और आपका इंतकाम लूं। उसके बाद गुंडूस तलवार को कब्र के ऊपर रखता है और दोनों अफसरदा होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुरुल की तबीयत संभल चुकी थी। वो अपने बच्चों और हलीमा का नाम पुकारने लगता है। उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ। वो आदमी कहता है फिक्र मत करो अरतुरुल, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें दोबारा सेहतमंद कर दूंगा। उसके बाद अरतुरुल सो जाता है और कुछ देर बाद वापस उठकर इधर उधर का जायजा लेने लगता है। वो आदमी कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए शोरमा लाया हूँ, ये पियो। अरतुरुल कहता है ये शोरमा पीने का वक्त नहीं है, तुम कौन हो और मेरे सिपाही कहाँ हैं। वो आदमी कहता है तुम मुझे जख्मी हालत में मिले थे, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे अपना दोस्त समझो और ये पियो, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरतुरुल उससे कहता है तुम कौन हो और मेरा ठीक होना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। वो कहता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लोग तुमसे प्यार करते हैं और वो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अरतुरुल सोच में पड़ जाता है। उसके बाद अरतुरुल अपनी जगह से उठकर आस्ता आस्ता चलने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश के दौरान वापस नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो आदमी भागता हुआ आता है, उसे देखकर वापस उठाकर अपनी जगह लेकर जाता है और उसे पानी पिलाता है। अरतुरुल वो प्याला हाथ में पकड़ता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद गोकटू कहता है हम किले जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। उसके बाद कोपेक कहता है आला। उसके बाद कोपेक पूछने लगता है कि बहादुर साहब की कोई खबर है तुम्हारे पास। उसके बाद गोकटू कहता है वो रास्ते में है और आ रहा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। कोपेक कहता है बहादुर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जौनदार का भाई बहादुर असलहोन को काबू करेगा और इस तरह मैं असलहोन से शादी कर लूँगा और उसके बाद जावदार कबीला भी मेरे कब्जे में आएगा। बहादुर एक जगह आराम कर रहा होता है और सबको मुखातिब करके कहता है कि हमने सुल्तान के साथ मिलकर अमन कायम किया है और दुश्मनों को तबाह कर दिया है। अब बहुत ज़रूरी है कि सब मेरे साथ मुत्तहद हो जाएं और यहाँ से मेरे भाई का जावदार कबीला बहुत करीब है। एक आदमी छुपकर बहादुर का निशाना ले रहा होता है और इतने में बहादुर का बेटा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि गद्दार। उसके बाद उसे पकड़कर अपने बाप के सामने लेकर जाता है और कहता है कि बाबा मैं आपके लिए ये गद्दार लेकर आया हूँ। बहादुर उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि कारातुंगा, एक वक्त था जब तुम मेरे कबीले के जिरगे के आदमी थे, तुम मेरी बीवी के भाई थे और मुझे मेरे बेटे की तरह अजीज थे, और अफसोस कि तुमने मुझे और मेरी बीवी को मारना चाहा। उसके बाद वो अपनी बहन की तरफ देखकर थूकता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने सगे भाई को नीचा दिखाना चाहा। और उसके बाद उसकी बहन कहती है कि अब मेरा सब कुछ बहादुर साहब है, मेरा जीना मरना इनके साथ है। उसके बाद वो औरत अपने भाई के सीने पर वार कर देती है और बहादुर कहता है कि मेरी बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है कि अब इस गद्दार का सर उतारने का शरफ आप हासिल करें। उसके बाद बहादुर कहता है जो मेरे साथ गद्दारी करता है, मेरी नाफरमानी करता है, वो उसकी कीमत अपने सर के एवज चुकाता है। उसके बाद बहादुर अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी का सर कलम कर देता है। उसके बाद बहादुर का बेटा सोनझार कहता है कि यहाँ से जावदार कबीला बहुत करीब है। उसके बाद बहादुर कहता है वो मेरे भाई का कबीला है और आज के बाद वो कबीला हमारा हो जाएगा। अमीर हजरत हमारे साथ हैं और आज के बाद से इन इलाकों पर हमारी हुक्मरानी होगी और जिसने भी मेरी नाफरमानी की उसका सर इस गद्दार की तरह नेज़े पर लटकाया जाएगा। उसके बाद वहाँ मौजूद तमाम लोग बहादुर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उसके बाद अरतुरुल उस कार में उठता है और एक लकड़ी को उठाकर वर्जिश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द महसूस होता है। दूसरी तरफ आरिस अपने खास आदमी लूकस से पूछता है कि काई कबीले वालों का क्या हाल है। लूकस उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से अरतुरुल की मौत से बाहर आ पाएंगे
और उसे भुला पाएंगे। उसके बाद लूकास पूछता है कि हम होनली बाजार पर कब्जा करने के लिए कब हरकत में आएंगे जनाब। उसके बाद आरिस कहता है कि बहुत जल्द। आरिस कहता है कि तुमने डाकू मुहालिस को खबर भिजवा दी है। लूकास कहता है जी जनाब भिजवा दी है। आरिस कहता है मुहालिस काफिलों पर हमला करने की खबर सुनकर बहुत खुश होगा। चलो अंदर चलते हैं। हमारा एक अजीज दोस्त अमीर सादतीन बहुत जल्द आने वाला है। चलो देखते हैं उसे क्या तकलीफ है। दूसरी तरफ गार में अरतरुल की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वो उठकर एक मटका उठाने की कोशिश करता है और उसे उठाकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे यकीन आ जाता है कि वो अब सेहतमंद हो चुका है। दूसरी तरफ सादतीन कोपेक का राजासार पहुंच जाता है और आकर आरिस से हाथ मिलाता है। आरिस ने उसके लिए बेहतरीन ज़ियाफत का इंतजाम किया होता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और अमीर हजरत कहने लगता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यकीनन तुमने भी अपने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए भी कुछ करें। आरिस कहता है कि आपके साथ काम करना मेरे लिए एक शर्फ होगी, लेकिन आपकी पेशकश क्या होगी? उस पे कोपेक कहता है कि होनली बाजार। होनली बाजार का नाम सुनकर आरिस खुश हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों ही इसी मौजूद पर बात करते हैं।